A very good evening to all of you. Dear students, you all are welcome. A very of Objective General English new book. And it is synonyms that I'm going to explain. And today I'll explain set 1 questions from 1 to 18. So be continued with me till the end of the class. And if you want to have PDFs of all the sets that I explain on YouTube, must download the app Apex Institute Chhapra, log into it, and you will have all the PDFs that I explain here. You are also welcome other social sites of mine as mentioned here. And let's get started. Question number 1 from the new book of S. Chand's Objective General English. क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है. शब्द है मोटिव, अपने आप में नाउन है. के लिए 4 ऑप्शन है: रीजन, यूटिलिटी, बेनिफिट और चांस. आप आंसर दें. 30 सेकेंड्स में आप आंसर दे दें. मोटिव शब्द है रीजन, यूटिलिटी, बेनिफिट एंड चांस. आपको सिनोनिम सेलेक्ट करना है. बेस्ट वर्ड आप सेलेक्ट करें. नाउ हैव द एक्सप्लेनेशन. वर्ड है मोटिव, जो कि नाउन है और इसका मीनिंग है अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग, ऑफन समथिंग बैड. यानी किसी काम को करने का कारण और खास तौर पर वह जो बैड हो, ऑफन बैड हो. हिंदी मीनिंग प्रयोजन, इरादा, वजह या उद्देश्य. ऑप्शन नंबर ए रीजन कारण, यूटिलिटी योग्यता, बेनिफिट लाभ एंड चांस मौका. यानी आंसर होगा रीजन, क्योंकि कारण को व्यक्त करने के लिए परफेक्ट वर्ड यहाँ रीजन दिया. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ. 30 सेकंड आप आंसर. क्वेश्चन नंबर शब्द है एनकम्ब्रेंस. ऑप्शन ए इंसेंटिव, बी स्टिमुलेंट, सी इम्पेडिमेंट एंड डी इंड्यूसमेंट. आंसर सेलेक्ट किया जाए. एक्सप्लेनेशन. एनकम्ब्रेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एन इम्पेडिमेंट और बर्डन, एक तरह का बोझ या कोई रुकावट. इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि, या आप बोनस भी कर. इंसेंटिव. स्टिमुलेंट जो स्टिमुलेट करे, से स्टिमुलेंट कहते हैं. इम्पेडिमेंट बाधा या रुकावट. इंड्यूसमेंट प्रलोभन, इंड्यूस करने का काम इंड्यूस होता है. तो यहाँ हम क्या सेलेक्ट करेंगे? इनकम्बरेंस रुकावट है तो हम इम्पेडिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे. यानी 2 का आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 3. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक्सप्लेन्ड पीडीएफ मिल जाए तो आप गूगल प्ले स्टोर से एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप डाउनलोड कर लें. और साइड में लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आप देखेंगे तो 3 लाइनिंग आपको मिलेंगे. 3 लाइनिंग को क्लिक करिए, फ्री पीडीएफ मिल जाए और उसमें ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के फोल्डर में आपको एक्सप्लेन पीडीएफ एक दिन, आज वाला कल अपलोड हो, कल वाला फिर उसके अगले दिन, ऐसे ही एक दिन अपलोड किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने. शब्द है डिराइड. यह अपने आप में वर्ब है.
के लिए 4 ऑप्शन हैं। ए में स्टिमुलेट, बी में कंफर्ट, सी डियर और डी इंस्पायर। आंसर दें आप। यू हैव 30 सेकेंड। डिराइड वर्ब है टू से दैट somebody something is ridiculous, to laugh at something in a cruel way, यानी उपहास करना, मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना, किसी के ऊपर इस तरह से हंसना कि उसे बुरा लगे, इसे हम डिराइड कहते हैं, मॉक कहते हैं, लाफ एट कहते हैं। स्टिमुलेट है उत्तेजक बनाना, कंफर्ट आराम देना, सभी वर्ब हैं। डियर उपहास करना, डियर उपहास करना, यहाँ थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया, और इंस्पायर प्रेरणा देना। तो डिराइड के लिए आप जियर लिख सकते हैं, साथ ही आप मॉक भी लिख, आप लाफ एट भी लिख सकते हैं और आप रिडिक्यूल भी लिख सकते हैं। सभी वर्ब हैं। लाफ एट फ्रेजल वर्ब। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। शब्द है इनेप्ट, अपने आप में एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए कैपेबल, बी फिट, सी स्ट्रॉन्ग एंड डी क्लमजी। आंसर दीजिए। इनेप्ट, नॉट एबल डू समथिंग वेल। हिंदी मीनिंग कोई काम अच्छे ढंग से करने में असमर्थ, यानी जिसमें कार्य को करने की स्पष्ट कुशलता न हो, के लिए हम इनेप्ट का यूज करते हैं। दक्षताहीन और अकुशल भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैपेबल योग्य, बी फिट उपयुक्त सुटेबल, सी स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्टर्डी रॉब्यूस्ट एंड क्लमजी बेढंगा और अकुशल। तो बेस्ट आंसर 4 का डी होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। आज के क्लास में आप 1 से 18 तक के शब्दों को करने वाले हैं और कुल मिलाकर लगभग 100 शब्द आप करेंगे आज के क्लास। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकुलेट। एडजेक्टिव है यह अपने आप में। ऑप्शन नंबर ए फ्लुएंट, बी इनएविटेबल, सी एलोक्वेंट एंड डी इनकोहेरेंट। सभी ऑप्शन एडजेक्टिव हैं। आपको बेस्ट वर्ड सेलेक्ट करना है। शब्द है इन आर्टिकुलेट। आंसर दिया जाए। इन आर्टिकुलेट एडजेक्टिव है। इसका 2 अलग अलग यूज है। फर्स्ट, यूज्ड अबाउट अ पर्सन नॉट एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड फीलिंग्स क्लियरली। उस व्यक्ति के लिए हम इन आर्टिकुलेट का यूज करेंगे जो अपने फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस न करे, जो अपने विचारों और भावों को स्पष्टता से व्यक्त न कर सके। अवाक्पटु, वाक्पटु उसे कहते हैं जो बोलने की कला में माहिर होता है, बोलने की कला में उसे कुशलता प्राप्त होती है, और जिसमें यह कला न हो उसके लिए हम इन आर्टिकुलेट का यूज करते हैं। दूसरा इसका नॉट क्लियर और वेल एक्सप्रेस्ड, वह जिसे क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया जा सका। तो ऑप्शन नंबर ए में फ्लुएंट, धारा प्रवाह, ये गलती, धारा प्रवाह। बी में इनएविटेबल, अवश्यम भावी यानी अनअवॉइडेबल, जिसे हम रोक न सकें। इंडिस्पेंसेबल, जो निश्चित तौर पर घटित हो जाए उसे हम इनएविटेबल कहते हैं। इलोक्वेंट वाक्पटु। इनकोहेरेंट, जो स्पष्ट या सुबोध न हो। अस्पष्ट, तो आंसर क्या होगा इन आर्टिकुलेट के लिए? यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं के अनुसार आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। शब्द है
गैरलस, गैरलस यह भी एडजेक्टिव है। इसके लिए ऑप्शन ए में है गटरल, बी में थ्रोटी, सी में कॉन्साइज और डी में टॉकेटिव। आंसर दें आप। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव है गैरलस, पढ़ते हैं गैरलस। कभी न पढ़े गैर्यूलस, गैरलस। टॉकिंग अ लॉट, मोस्टली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, वह जो तुच्छ मुद्दों के ऊपर बहुत ज्यादा बोले के लिए हम गैरलस का यूज करें। ए में है गैटरल, कंठ संबंधी। बी में है थ्रोटी, गला संबंधी। थ्रोट का एडजेक्टिव हो जाएगा थ्रोटी। सी में है कॉन्साइज, संक्षिप्त यानी ब्रीफ, शॉर्ट इसका सिनोनिम। और टॉकेटिव, बातूनी, टॉकेटिव, loquacious। गैरलस सबका अर्थ होता है बातूनी। एंटोनिम क्या होगा कमेंट करके बताइए। का गैरलस का, टॉकेटिव का, loquacious का एंटोनिम क्या होगा कमेंट करके। तो 6 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ। वर्ड है टिल्ट। ए में स्लैंट, बी में स्ट्रैटन, डी में क्रॉस और डी में सपोर्ट। टिल्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में स्लैंट है, बी में स्ट्रैटन है, सी में क्रॉस है और डी में सपोर्ट है। एक्सप्लेनेशन। वर्ब है यह टू मूव or to make something move into a position with one end or side higher than the other. हिंदी मीनिंग एक ओर झुकना या झुकाना, थोड़ा मूवमेंट लेकर के भी झुकाने के लिए हम टिल्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्लैंट, तिरछा या झुका हुआ। बी में स्ट्रैटन, सीधा करना। सी में क्रॉस, क्रोधित भी हो और आर पार करना, क्रॉस कर जाना। और डी में सपोर्ट, समर्थन देना। एग्जैक्ट वर्ड मेरे समझ से इसमें है ही नहीं, लेकिन जो दिया गया है उसमें क्लोजेस्ट क्लाइंट है, इसलिए हम 7 का ए सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ। शब्द है कोवर्स। कोवर्स ए में एनचैंट, बी प्रेशराइज, सी कैजल और डी लीव। शब्द है कोवर्स, आप सेलेक्ट करें सिनोनिम। ऑप्शन नंबर ए में एनचैंट, बी प्रेशराइज, सी कैजल और डी लीव। एक्सप्लेनेशन नाउ। कोवर्स वर्ब है, हिंदी होता है विवश कर देना, फोर्स कर देना, कि कॉम्पेल कर देना। फोर्स और कॉम्पेल इसका सिनोनिम होगा। यहाँ हमें ना फोर्स दिख रहा है ना कॉम्पेल दिख रहा है। टू फोर्स समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए विवश करना कोवर्स है। फॉर एग्जाम्पल बाय थ्रेटनिंग हिम और हर, उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो किसी को थ्रेटन करते हुए, डराते हुए, धमकाते हुए कुछ करने के लिए विवश करना कोवर्स है। एनचैंट जादू कर देना, प्रेशराइज दबाव डालना, कैजल फुसलाना, कोएक्स कर लेना, ईव त्याग देना। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनमें बेस्ट कौन होगा, तो प्रेशराइज होगा। प्रेशराइज करना मतलब विवश करना, दबाव बनाना। ऐसे इसका एग्जैक्ट सिनोनिम कॉम्पेल होगा और फोर्स हो, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो 8 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। 9 का आंसर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 शब्द है क्रॉनिक। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच से है यह। ऑप्शन नंबर ए में ऑर्डिनरी, बी में परसिस्टेंट, सी में कॉमन और डी टेम्पररी। ए में ऑर्डिनरी, बी परसिस्टेंट, सी कॉमन और डी टेम्पररी। क्या है क्रॉनिक? एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पढ़ते हैं इसे। क्रॉनिक, क्रॉनिक यूज्ड अबाउट अ डिजीज। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो डिजीज के लिए करेंगे, बीमारी के लिए करेंगे। और प्रॉब्लम, एक समस्या।
यानी कोई भी समस्या के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई समस्या हो, जो लंबे समय तक रहे या लंबे समय से रहा हो, उसके लिए हम क्रॉनिक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ऑर्डिनरी साधारण, बी में परसिस्टेंट दृढ़ या लंबे समय तक बने रहने वाला, कायम रहने वाला, तो आंसर बी होगा कॉमन सामान्य साधारण, और डी में टेम्पररी अस्थाई। तो 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। शब्द है एफिशिएंसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एफिशिएंट इसका एडजेक्टिव होता है। ए में डिसेबिलिटी, बी में फ्लुएंसी, सी में टेंडेंसी और डी में कैपेबिलिटी। एफिशिएंसी के 4 वर्ड है, डिसेबिलिटी है, फ्लुएंसी है, टेंडेंसी है और कैपेबिलिटी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एफिशिएंसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कार्य कुशलता या दक्षता, आप हिंदी में कहें क्षमता भी आप कह सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ डूइंग समथिंग वेल विद नो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, किसी काम को अच्छे तरीके से करना, साथ में टाइम और मनी दोनों के वेस्टेज को बचाना, ये एफिशिएंसी है। और जिसमें एफिशिएंसी होती है वह व्यक्ति एफिशिएंट कहलाता है। ए में है डिसेबिलिटी अयोग्यता, एबिलिटी का एंटोनिम होगा डिसेबिलिटी। फ्लुएंसी प्रवाह, टेंडेंसी प्रवृत्ति आदत, और कैपेबिलिटी कुशलता और योग्यता। तो एफिशिएंसी के लिए यहाँ जो वर्ड दिया गया कैपेबिलिटी सेलेक्ट किया जाए। आंसर 10 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। शब्द है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन, ए में इंसेप्शन, बी में कॉन्सिक्वेंस, सी सोर्स और डी सेटिस्फैक्शन। आंसर दें आप लोग। शब्द है रैमिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रैमिफिकेशन पढ़ते हैं, वन ऑफ द मेनी कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। किसी निर्णय या कार्य के लिए इसका आप यूज करेंगे। जटिल अनपेक्षित परिणाम वाला। ऑप्शन नंबर ए इंसेप्शन आरंभ यानी बिगिनिंग, स्टार्टिंग कमेंसमेंट। बी में कॉन्सिक्वेंस परिणाम रिजल्ट, रेपरकशन आउटकम। सी में सोर्स स्रोत, रिसोर्स स्रोत एंड डी में सेटिस्फैक्शन संतुष्टि। शब्द है रेमिफिकेशन, परिणाम, तो यहां हम कॉन्सिक्वेंस लें, रिजल्ट भी हम ले सकते हैं, आउटकम भी ले सकते हैं। 11 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। शब्द है मर्क्यूरियल। ए में इंटरचेंजेबल, बी में प्रेडिक्टेबल, सी परमानेंट और डी वॉलेटाइल। मर्क्यूरियल का दो अलग अलग यूज है। चेंजिंग सडनली एंड विदाउट वार्निंग, रिएक्टिंग इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, वह जो अप्रत्याशित तरीके से रिएक्ट करे और वह जो एकाएक बदल जाए बिना वार्न किए हुए, उसे हम मर्क्यूरियल कहते हैं। कॉन्टेनिंग मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी को कॉन्टेन करता है, धारण करता है, रिटेन करता है, होल्ड करता है, उसे भी हम मर्क्यूरियल कहते हैं। इंटरचेंजेबल, जो विनिमय के योग्य हो, यानी हम जिसका लेन देन कर सकें, इंटरचेंजेबल आपस में आदान प्रदान कर लेने लायक। प्रिडिक्टेबल, पूर्वानुमेय, यानी जिसके बारे में हम पहले से अनुमान कर सकें कि ऐसा होने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टेबल। एंड सी परमानेंट, हाई, टेम्पररी का अपोजिट वर्ड होता है। और डी में होता है वॉलेटाइल, जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से चेंज हो जाए, उसे हम वॉलेटाइल कहते हैं। इसे आप हिंदी में अस्थिर भी कह सकते हैं, जिसमें स्थिरता न हो,
वो वॉलेटाइल है। तो 12 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। शब्द है एविडेंस, नाउन है, इसके लिए वर्ड है ए में इंडिकेशन, बी में रेफ्यूटेशन, सी में डिनायल और डी में कॉन्सीलमेंट। कॉन्सीलमेंट, एविडेंस, इंडिकेशन, रेफ्यूटेशन, डिनायल और कॉन्सीलमेंट। एविडेंस कॉमन नाउन है, द फैक्ट्स, साइंस एटसेट्रा दैट मेक यू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। कुछ संकेत, कुछ सिंबल्स, कुछ चीजें जो यह साबित करती हैं कि कोई चीज घटित हुआ था, कुछ था जो सत्य था, या कुछ है जो सत्य है, उसे हम एविडेंस कहते हैं। ए में इंडिकेशन, संकेत या इशारा, बी में रेफ्यूटेशन, खंडन, सी में डिनायल, इनकार और डी में कॉन्सीलमेंट, कॉन्सील करने का काम। कॉन्सील का सिनोनिम हाइड होता है। तो यहां पर हम क्या यूज करें एविडेंस के लिए? यहाँ पर प्रूफ है नहीं, एविडेंस के लिए हम जो शब्द दिए गए हैं इनमें इंडिकेशन सेलेक्ट करेंगे। रेफ्यूटेशन, रेफ्यूट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रेफ्यूट मीन्स होता है खंडन करना। डिनाई मीन्स होता है खंडन करना, डिनाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनायल है। कॉन्सील मीन्स छिपा देना, हाइड कर देना और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्सीलमेंट है। तो 13 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द है ईगर, एडजेक्टिव है अपने आप में ईगर शब्द। ऑप्शन ए क्लेवर, बी एंथुसियास्टिक, सी क्यूरियस और डी डिवोटेड। ईगर शब्द है। ऑप्शन नंबर ए क्लेवर, बी एंथुसियास्टिक, सी क्यूरियस और डी डिवोटेड। ईगर एडजेक्टिव है, स्ट्रांगली वांटिंग टू डू और हैव समथिंग। वह जो स्ट्रांगली वांट करता है, तीव्र इच्छा जिसके अंदर होती है किसी काम को करने की या किसी चीज को पाने की। उत्कंठित हिंदी में कहेंगे, उत्सुक हिंदी में कहेंगे, उत्कंठित ज्यादा बढ़िया होगा। आतुर, जो किसी चीज को पाना चाह रहा है, स्ट्रांग डिजायर पाने की जिसके अंदर है, वह ईगर कहलाता है। कीनली एक्सपेक्टेंट और इंटरेस्टेड, किसी चीज के बारे में बहुत जिज्ञासा पूर्वक उम्मीद बनाए हुए है, उसे भी हम ईगर कहते हैं। उत्कंठित मैंने पहले बताया। ए में क्लेवर, चालाक, चालाक, चतुर, सयाना, यानी एबल टू लर्न, अंडरस्टैंड और डू समथिंग क्विकली एंड इजीली। वह जो आसानी से और तेज गति से किसी चीज को सीख लेने की क्षमता रखता हो। जो इंटेलिजेंट हो, चतुर, सयाना, एंथ्यूजियास्टिक, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट इन समथिंग। उसके लिए एंथ्यूजियास्टिक, जो उत्साह से भरा हुआ हो, फुल ऑफ एंथ्यूजियाज्म को हम कहते हैं एंथ्यूजियास्टिक। क्यूरियस, वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग। तो एग्जैक्ट सिनोनिम क्यूरियस ही होगा। कुछ लोगों को लगता है कि एंथ्यूजियास्टिक भी हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्यूरियस है, हम एंथ्यूजियास्टिक को सेलेक्ट नहीं करेंगे। डिवोटेड है, कंप्लीटली लॉयल टू समबडी और समथिंग। डिवोटेड है यानी डेडिकेटेड है, समर्पित है, कंप्लीटली लॉयल है किसी के प्रति या किसी चीज के प्रति, तो वो डिवोटेड है, समर्पित है। आंसर 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, कमेमोरेट वर्ब है। ऑप्शन नंबर ए बोस्ट, बी रिमेंबर, सी मैनिपुलेट और डी हार्मोनाइज। ऑप्शन नंबर ए बोस्ट, बी रिमेंबर, सी मैनिपुलेट और डी हार्मोनाइज। कमेमोरेट क्या है? क्या है कमेमोरेट? टू एग्जिस्ट और टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक पीपल रिमेंबर अ स्पेशल इवेंट। किसी व्यक्ति को याद करने के लिए जब हम कोई उत्सव इत्यादि मनाते हैं, इसे हम कमेमोरेशन कहते हैं, यानी हम उस व्यक्ति को कमेमोरेट करते हैं। पोस्ट मतलब डींग हाँकना, शेखी बघारना, रिमेंबर याद करना, मैनिपुलेट तोड़ना मरोड़ना, चालाकी से इस्तेमाल करना, इस तरह से इस्तेमाल करना कि स्वयं का फायदा हो जाए, कुशलता से काम कर जाना,
हाथों से काम करना भी मैनिपुलेट कहलाता है। और हार्मोनाइज समन्वय बनाना, सौहार्द बनाना, भाईचारा स्थापित करना। तो हम यहाँ रिमेंबर को सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 शब्द है अमेनिटीज, नाउन है। अमेनिटी का प्लुरल बनाया गया है अमेनिटीज। ए में पैसिएंट्रीज, बी में प्रिविलेजेज, सी फैसिलिटीज और डी कटसीज। कटसीज, पैसिएंट्रीज, प्रिविलेजेज, फैसिलिटीज एंड कटसीज। क्वेश्चन है अमेनिटीज। आइए, कॉमन नाउन है अमेनिटी, यहाँ पर क्या चाहिए अमेनिटीज, क्योंकि यहाँ प्लुरल फॉर्म यूज हुआ है। समथिंग दैट मेक्स अ प्लेस प्लीजेंट और इजी टू लिव इन, कोई चीज जो किसी जगह को इस योग्य बना दे कि वहां रहने में आपको कंफर्ट फील हो, तो उन सारी चीजों को हम अमेनिटीज कहते हैं। पैसिएंट्रीज तमाशा, शो, कोई जहाँ कुछ डिस्प्ले किया जा रहा हो, दिखाया जा रहा हो, तमाशा। प्रिविलेजेज, विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स को हम प्रिविलेजेज कहते हैं। फैसिलिटीज, सुविधाएं। और कटसीज, शिष्टाचार के शब्द। तो क्या सेलेक्ट किया जाएगा, फैसिलिटीज, सुविधाएं। यानी उस घर में ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, ये है, वो है, वो है, यानी आराम की चीजें हैं। फैसिलिटीज सेलेक्ट करें, प्रिविलेजेस नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 शब्द है लेथल। लेथल, ऑप्शन नंबर ए अनलॉफुल, बी डेडली, सी स्लगिश और डी स्मूथ। लेथल के लिए ऑप्शन नंबर ए में अनलॉफुल, बी डेडली, सी स्लगिश और डी स्मूथ। लेथल क्या है, एडजेक्टिव है दैट कैन कॉज डेथ और ग्रेट डैमेज, जो मृत्यु का कारण बने, बड़े नुकसान का कारण बने, उसे हम लेथल कहते हैं। मृत्यु कारक, घातक, अत्यंत हानिकारक। अनलॉफुल, अनैतिक, जो लॉफुल ना हो उसे अनलॉफुल कहेंगे, इलेजिटिमेट कह सकते हैं आप। डेडली, प्राण घातक। लेथल, डेडली, फैटल, प्राण घातक। आप इसके लिए फैटल का यूज भी कर सकते हैं। सी स्लगिश, शिथिल, जो एनर्जेटिक ना हो, सुस्त टाइप का, उसके लिए स्लगिश का यूज करते हैं। और डी में स्मूथ, चिकना। तो क्या सेलेक्ट किया जाए, प्राण घातक, डेडली, फैटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 शब्द है ग्रूसम। ग्रूसम, सम से अंत होने वाले जितने शब्द होते हैं वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। सम से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ग्रूसम, पैरलसम, इर्कसॉम, हैंडसॉम, ये सारे शब्द, ट्रबलसम, ये एडजेक्टिव हैं। ए में हेटफुल, बी पेनफुल, सी ट्रेजिक और डी फ्राइटफुल। ग्रूसम क्या है, इसका यूज किसके लिए करते हैं। यह एडजेक्टिव है, यूज्ड अबाउट समथिंग कंसर्न्ड विथ डेथ और इंजुरी, यानी उस चीज के लिए आप इसका यूज करें जो वर्णन कर रहा हो डेथ का या इंजुरी का। वेरी अनप्लेजेंट और शॉकिंग, बहुत ही अप्रिय, और वह जो आपको सदमे में डाल दे उसके लिए ग्रूसम, विभत्स, बहुत ही खराब, ऐसा दृश्य जिसे देखकर मतलब आप अंदर से एकदम झकझोर जाएं, तो वहां ग्रूसम का यूज करते हैं। हेटफुल, घिनौना, घटिया, ऑब्नॉक्सस, हेटफुल। पेनफुल, कष्टदायक, पीड़ादायक, कष्टदायक, दर्दनाक भी कहते हैं। ट्रेजिक, दुखद। एंड फ्राइटफुल, बहुत बुरा या अप्रिय। ट्रेजिक सेलेक्ट ना करें, फ्राइटफुल सेलेक्ट करें। फ्राइटफुल बहुत बुरा या अप्रिय, जो आप देखें तो शौक में आ जाएं। तो 18 का आंसर डी होगा। और क्योंकि इस सेट 1 में 36 वर्ड्स हैं, तो दो दो पार्ट में मैं बताऊंगा। बिल्कुल नई बुक है यह, और बहुत ही सुंदर बुक है। मैं पहले ही कल के एक छोटे से वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो चाहे बात वोकैब की करें या ग्रामर की करें,
इस किताब के बाहर बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चंस दिए जाने की। इसके पहले एक और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो प्रचलित थी, जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ नए शब्द दिए गए हैं, नए शब्दों को दिया गया है, पुराने शब्दों को कुछ हटाया गया है। इसलिए अब मैं न्यू बुक को एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं ताकि मेरे साथ लोग कनेक्ट हो सकें। वीडियो अच्छा है तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गुड नाइट।